मरने के बाद भी एक कातिल 5 लोगों का मर्डर कैसे कर सकता है? 10 साल मेहनत करके रिसर्च करके उस कातिल ने 5 लोगों को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन क्या वो कामयाब होगा? फिल्म का नाम है आर्यन। एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी क्या होती है, ये फिल्म देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो कातिल ने मर्डर करने के लिए 10 साल तक प्लान किया था, लेकिन ये कहानी सिर्फ 6 दिनों में ही खत्म हो जाती है। कहानी के पहले दिन हम जर्नलिस्ट नैना को देखते हैं। वो एक फेमस प्राइम टाइम टीवी शो की एंकर है। अपने प्रोग्राम में नैना 1 घंटे तक लाइव टीवी चैनल पर अपने गेस्ट का इंटरव्यू लेती है, जिसमें नैना के साथ साथ पब्लिक भी गेस्ट से तीखे सवाल कर सकते हैं। लोगों को उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, टीआरपी बहुत ज्यादा होती है। और आज नैना के टीवी शो का गेस्ट होता है तमिल फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार कैलाश। उसके ऊपर फ्रॉड के केस चल रहे थे, और जब नैना उस केस के बारे में पूछती है तो कैलाश अपनी ही तारीफ करने लगता है कि जिन लोगों से मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही, उन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे फंसाया है, लेकिन मेरे फैंस जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे प्यार करते हैं। तभी ऑडियंस में से एक आदमी अलगर कहते हैं कि वो सब के सब पागल हैं, तुम्हें हीरो बोलने वालों में कोई अकल नहीं है। इसके बाद अलगर स्टेज पर आते हैं, नैना से कहते हैं कि मुझे आप पर तरस आ रहा है। टीआरपी के लिए आपको कैसे कैसे घटिया लोगों का इंटरव्यू करना पड़ता है। लाइव शो में कैलाश की इंसल्ट हो जाती है तो कैलाश गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी गन निकाल कर कैलाश के पैर में गोली मार देता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ऑडियंस में भगदड़ मच जाती है। वो दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अलगर ने पहले से ही दरवाजा बंद कर दिया था। वो हवाई फायरिंग करता है और सबको वापस से अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो नैना से कहता है कि 1 घंटे में यहाँ नारायण नाम के एक आदमी का मर्डर होने वाला है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। तब तक ये शो लाइव चलते रहना चाहिए, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो अकेले ही पूरे स्टूडियो को हाईजैक कर लेता है। शो लाइव था तो मीडिया, पुलिस, हर किसी को खबर मिल जाती है। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और अंदर घुसकर लोगों को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर अलगर बताता है कि वो एक राइटर है, उसने क्राइम स्टोरी पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन लोगों ने उसकी कहानियों को अप्रिसिएट नहीं किया। 10 साल मेहनत करके उसने एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था आर्यन, लेकिन एडिटर ने सिर्फ 10 मिनट में ही उसकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब वो पूरी दुनिया को अपना स्टेज बना रहा है। अगले 5 दिनों में वो इस शहर में 5 मर्डर करने वाला है। मर्डर करने के 1 घंटे पहले वो विक्टिम का नाम भी बता देगा। बचा सको तो बचा लेना। नैना कहती कि ऐसी कहानियां बहुत सुनी हैं। लोग धमकी देते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन फिर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। इस कहानी में कुछ भी नया नहीं है। इधर नैना का बॉस शो में आए हुए गेस्ट की लिस्ट देखता है तो पता चलता है कि अलगर का ही असली नाम नारायण है। दूसरी तरफ स्टेज पर अलगर नैना से कहता है कि मैं मरने के बाद मर्डर कैसे कर सकता हूँ, अब बताओ मेरी कहानी में कुछ नया है या नहीं। नैना यह सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और फिर अलगर वो करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो खुद को गोली मार लेता है और यहीं से उसकी परफेक्ट क्राइम स्टोरी यानी कि आर्यन की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ कहानी का दूसरा दिन शुरू होता है। पुलिस वाले अलगर का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर नाम्बी को अपॉइंट करते हैं। नाम्बी ने 6 साल पहले कोडाई कनाल में सीरियल मर्डर केस को सॉल्व किया था और अब वो अलगर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। शुरुआत में नाम्बी को पता चलता है कि अलगर की वाइफ मर चुकी है, उसका एक बेटा है जो अपनी मौसी के घर पर रहता है। नाम्बी नैना से पूछताछ करता है तो नैना बताती है कि अलगर ने उससे कहा था कि उसे रोकने के लिए उसकी कहानी का हीरो जरूर आएगा। क्या आप ही वो हीरो हो? फिलहाल नाम्बी को इसका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन ये छोटी सी लाइन क्लाइमैक्स में जब कनेक्ट करेगी ना तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। खैर इसके बाद नाम्बी अलगर के घर की जांच करता है। वहां पर जले हुए सामानों में से उसे थोड़ी सी जली हुई एक डायरी मिलती है। उसके पन्ने सादे थे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नाम्बी को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई ये सोच सोच कर परेशान होता है कि आखिर एक मरा हुआ आदमी मर्डर कैसे कर सकता है। सबको लगता है कि शायद मरने से पहले उसने प्रैंक किया था, लेकिन जैसे ही 7 बजते हैं सिग्नल पर लगी एलईडी स्क्रीन अपने आप ही हैक हो जाती है। उस पर अलगर का वीडियो प्ले हो जाता है। वो बताता है कि 1 घंटे बाद वो अशोक नाम के एक आदमी को
मारने वाला है। वीडियो देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। अशोक नाम के कई लोग प्रोटेक्शन मांगने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस अशोक को मारने वाला है। 1 घंटे बाद हम एक वॉचमैन को देखते हैं। वो पब्लिक फोन बूथ में जाता है और अपनी पोती से बात करने के लिए जैसे ही कॉल करता है, फोन बूथ में ब्लास्ट हो जाता है और पता चलता है कि उस वॉचमैन का नाम अशोक था। यानी कि अलगर ने जो बोला था वो हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर नाम्बी और उसकी टीम को पता चलता है कि फोन बूथ पर कुछ दिन पहले ही बॉम्ब को रख दिया गया था और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसे फटने के लिए सेट किया गया था। यानी कि अलगर ने एकदम परफेक्ट प्लान बनाया था। और इसी के साथ कहानी का तीसरा दिन शुरू हो जाता है। नाम्बी अशोक के घर जाता है तो पता चलता है कि अशोक के बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। वो अकेले रहता था और हर रात 8 बजे अपनी पोती से बात करने के लिए उसी फोन बूथ से घर पर कॉल करता था। मतलब कि अलगर को अशोक के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। इसके बाद नाम्बी और उसकी टीम अलगर के बेटे को पकड़ लेती है। वो बताता है कि अलगर अक्सर 2-3 हफ्तों के लिए कहीं गायब हो जाता था। वापस आने पर कहता था कि वो अपनी नई कहानी के लिए रिसर्च करने गया है, लेकिन वो कहानी क्या थी उसे नहीं पता। वो बताता है कि जब भी अलगर घर पर होता था तो रात में अक्सर इधर उधर टहलता रहता था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी, लेकिन अलगर क्या करता था वो कुछ नहीं जानता। नाम्बी उस पब्लिशर के पास भी जाता है जिसने अलगर की किताबों को पब्लिश किया था। वो आदमी बताता है कि जब से अलगर ने खुद को गोली मारी है उसके किताबों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। नाम्बी भी अलगर की लिखी हुई सारी किताबें देखता है, लेकिन उसमें कोई क्लू नहीं मिलता। मरने से पहले अलगर ने अपनी जिस मास्टरपीस क्राइम स्टोरी का नाम लिया था आर्यन, वो किताब कभी पब्लिश ही नहीं हुई थी। नाम्बी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अलगर करना क्या चाहता है, उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। और एक बार फिर से शाम के 7 बजते ही टीवी चैनल्स ऑटोमेटिक हैक हो जाते हैं। टीवी पर अलगर का वीडियो प्ले होने लगता है। वो बताता है कि इस बार उसका शिकार होने वाली है रजिया। पुलिस वाले रजिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन समय बहुत कम था। दूसरी तरफ हम भरतनाट्यम डांस टीचर रजिया को देखते हैं। वो स्टेज पर अपने डांस प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ कहानी का चौथा दिन शुरू होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताती है कि रजिया के मेकअप में साइनाइड मिला हुआ था और मेकअप से ही उसकी मौत हुई है। पता चलता है कि रजिया अपने डांस स्कूल में गरीब बच्चों को फ्री में भरतनाट्यम सिखाती थी, लेकिन रजिया मुस्लिम थी। इसके लिए कुछ लोग उसका विरोध करते हैं कि एक मुस्लिम लड़की भरतनाट्यम कैसे सिखा सकती है, जिसकी वजह से उसे अपना स्कूल बंद करना पड़ता है। सोसाइटी वालों की वजह से उसे घर भी खाली करना पड़ता है। कुल मिलाकर रजिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसी की तरह पहला विक्टिम अशोक भी आर्मी में था। गोली लगने के बाद भी अशोक ने अपने साथियों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से उसका बायां पैर भी खराब हो गया था। उसने देश के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन देश ने उसे भुला दिया और अब बुढ़ापे में उसके बेटे ने भी उसे घर से निकाल दिया था। बेचारा बुढ़ापे में अकेला रहता था। नैना और नाम्बी दोनों को समझ में नहीं आता कि अलगर गरीबों को, अच्छे लोगों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है। वो चाहता तो अमीरों को भी मार सकता था, लेकिन इस बार अलगर को रोकने के लिए नाम्बी एक प्लान बनाता है। वो पब्लिक डेटाबेस को एक्सेस करता है और पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है कि जैसे ही अलगर अगले विक्टिम का नाम बताएगा, उस नाम से पूरे शहर में जितने भी लोग होंगे वो सबको प्रोटेक्शन देंगे। सारी तैयारी करके नाम्बी उसकी वीडियो का इंतजार करने लगता है और जैसे ही 5 बजते हैं शहर में हर किसी के फोन पर मैसेज आना शुरू हो जाता है। वीडियो में अलगर बताता है कि उसका अगला विक्टिम होगा युवराज और नाम सुनते ही पुलिस वाले युवराज नाम के सभी आदमियों को ढूंढते हैं, सबको प्रोटेक्शन देते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी कोई मर्डर नहीं होता। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार अलगर नाकाम हो गया है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं। नाम्बी भी अपने घर पर आकर आराम करने लगता है, लेकिन अगला दिन यानी कि 5वां दिन और भी भयानक होता है। पुलिस वालों को युवराज नाम के एक लड़के की मौत की खबर मिलती है। दरअसल युवराज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। वो समंदर में कचरा फेंकने वालों का विरोध करता था। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि समंदर में कचरा फेंकने से हम अपने ही प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों तक अपनी बात
पहुंचाने के लिए युवराज ने एक अलग तरह से प्रोटेस्ट करने का प्लान किया था। वो अपने एक दोस्त के साथ समंदर में डाइव लगाकर अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर फोटो खिंचवाने गया था और इसी चक्कर में उसकी मौत हुई थी। युवराज की मौत देखने में एक्सीडेंट जैसी थी, लेकिन ये अलगर का एक परफेक्ट प्लान था। नाम्बी अपनी टीम के साथ वहां जाता है तो फॉरेंसिक ऑफिसर बताता है कि युवराज के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। समंदर में डाइव लगाने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें 20 से 30% तक नाइट्रोजन होता है, लेकिन किसी ने उस सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन भर दी थी। हम जो सांस लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन मिला होता है। 100% ऑक्सीजन हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। मरने के बाद अलगर अब तक 3 लोगों का मर्डर कर चुका था। नाम्बी अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है कि अलगर ने अपने सभी विक्टिम्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया था। हर एक विक्टिम का अपना डेली रूटीन है और अलगर ने उनके डेली रूटीन को ही फॉलो करके उन्हें मारने का प्लान बनाया था। वो सिर्फ राइटर नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर भी है। मरने से पहले उसने ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनाया होगा जिससे कि सारी हैकिंग हो रही है। शेड्यूल टाइम पर मैसेजेस टेलीकास्ट हो रहे हैं और टीवी शो में उसने अपनी जिस किताब के बारे में बताया था ना, आर्यन, वो यही है। और अब तक जितने भी लोग मरे थे, अलगर के नाम का पहला वर्ड ए, अशोक के नाम का पहला वर्ड भी ए, रजिया का पहला वर्ड आर और युवराज का पहला वर्ड वाई। नाम्बी के लिए ये सब एक हिंट था कि अगला जो भी विक्टिम होगा उसका नाम ए से शुरू होगा और आखिरी जो विक्टिम होगा उसका नाम एन से, जिसके बाद पूरी होगी आर्यन की परफेक्ट क्राइम स्टोरी। तो अब नाम्बी के कहने पर पुलिस वाले पूरे शहर में ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने लगते हैं। तभी अलगर का लॉयर नाम्बी से मिलने के लिए आता है। वो नाम्बी को अलगर की वसीयत पढ़कर सुनाते हैं जिसमें अलगर ने लिखा था कि उसके मरने के बाद उसकी बुक्स की जो भी रॉयल्टी होगी, उसकी जो भी दौलत है, अलग अलग वेलफेयर फंड्स में डोनेट की जाएगी। राइटर वेलफेयर फंड्स में क्योंकि अलगर एक राइटर था, आर्मी वेलफेयर फंड में क्योंकि अशोक आर्मी में था, टीचर वेलफेयर फंड में क्योंकि रजिया डांस टीचर थी और ग्रीन पीस क्योंकि युवराज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट था। इसके अलावा केयर इंडिया, नाइटिंगेल वेलफेयर एसोसिएशन, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन में डोनेट की जाएगी। नाम्बी और उसकी टीम को लगता है कि पुलिस वेलफेयर फंड्स में डोनेट करके अलगर पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा होगा, यानी कि अगला विक्टिम केयर इंडिया या फिर नाइटिंगेल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा होगा। नाम्बी अपनी टीम से दोनों एसोसिएशन से जुड़े लोगों के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि केयर इंडिया विमेन राइट एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है और नाइटिंगेल वेलफेयर एसोसिएशन नर्स से जुड़ी एक संस्था है। तभी टीवी पर अलगर का वीडियो भी प्ले होने लगता है और वो अगले विक्टिम का नाम बताता है आशा। पुलिस वाले अपने काम पर लग जाते हैं और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि अलगर की अगली विक्टिम आशा नाम की एक नर्स है और उसकी लाइफ स्टोरी भी बहुत दुख भरी है। वो कोविड के टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके हस्बैंड को कोविड हो गया था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर सोसाइटी वालों ने उसे क्वारंटीन कर दिया था, उसे बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब आशा अपने हस्बैंड की मौत का कंपनसेशन के केस लड़ती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अकेले रहते हुए वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी दवाइयां चल रही हैं, लेकिन आज अलगर उसे मारने वाला है। दूसरी तरफ हम आशा को देखते हैं। आज उसके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है तो आशा कैंडल लेकर कब्रिस्तान चली जाती है। कैंडल जलाकर अपने हस्बैंड के लिए प्रे कर रही होती है। तभी नाम्बी उसे ढूंढते हुए पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंच जाता है। आशा से कहता है कि आपकी जान को खतरा है, आपको हमारे साथ चलना होगा। आशा भी मान जाती है, लेकिन जैसे ही नाम्बी उसे पुलिस की वैन में बिठाता है, आशा की मौत हो जाती है। पता चलता है कि आशा ने जो कैंडल जलाई थी उसमें सेरीन नाम का एक जहर मिला हुआ था। कैंडल जलाकर जब वो प्रे कर रही थी तो सांस के साथ उसका धुआं भी आशा के अंदर चला गया था और इसी वजह से आशा की मौत हुई है। नाम्बी एक बार फिर से नाकाम हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आगे उसे करना क्या है। वो हार मान लेता है। इसी के साथ इस परफेक्ट क्राइम स्टोरी का आखिरी दिन यानी कि 6वां दिन शुरू हो जाता है। सुबह सुबह एक औरत पार्क में कचरा साफ कर रही थी। तभी उसे बेंच के नीचे टेप से चिपकाया हुआ एक फोन मिलता है। पुलिस वाले फोन को चेक करते हैं तो उसमें 7 बजे अलगर का वीडियो शेड्यूल किया गया था। पुलिस वालों को टाइम से पहले फोन मिल गया था तो वीडियो प्ले करते हैं और इस बार क्लाइमैक्स में ट्विस्ट लाने के लिए अलगर विक्टिम का पूरा नाम नहीं बताता। कहते कि नाम्बी सर, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि उस विक्टिम का नाम
एन से शुरू होता है। नाम्बी अपना नाम सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर अलगर को पहले से कैसे पता था कि नाम्बी ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है। सीनियर ऑफिसर्स को लगता है कि नाम्बी ही अलगर का अगला टारगेट है, तो वो लोग नाम्बी को हेडक्वार्टर से बाहर जाने से रोक देते हैं। कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है इसी हेडक्वार्टर के अंदर रहकर ही करना होगा, क्योंकि अगर एक पुलिस वाला मर गया तो हम लोग मीडिया को क्या जवाब देंगे। लेकिन उन्हें सुबह में फोन मिला था, मर्डर रात को 8 बजे होने वाला था, यानी कि इस बार पुलिस वालों के पास विक्टिम को ढूंढने के लिए बहुत टाइम था। नाम्बी हेडक्वार्टर से ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है, 8 बजने में सिर्फ 30 मिनट बाकी होता है, तब उन्हें पता चलता है कि केयर इंडिया की एक विमेन राइट एक्टिविस्ट है नलिनी, जो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। पुलिस वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर नाम्बी केस की फाइल को दोबारा से देखने लगता है और उसे उस डायरी की याद आती है जो अलगर के घर पर मिली थी, जिसके पन्ने सादे थे। लेकिन इस बार नाम्बी डायरी के पन्नों के पीछे लाइट जलाकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। अलगर ने अपना सारा मर्डर उसी डायरी में प्लान किया था, जो नॉर्मल तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, और आखिरकार उसे आखिरी मर्डर का स्केच भी मिल जाता है। नाम्बी भागते हुए अलगर के घर जाता है। बेडरूम में उसे तहखाने तक जाने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही नाम्बी अंदर जाता है तो शीशे का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो शीशे के एक केबिन में लॉक हो जाता है और नीचे से पानी भरना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर अलगर का प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होता है, जिसमें वो नाम्बी से कहता है कि तुम मेरी कहानी के हीरो हो, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। पता है 6 महीने पहले मैंने पार्क में काम करने वाली उस औरत को देखा था। मैं तभी समझ गया था कि वो पार्क का एक एक कोना साफ करती है और उसे फोन जरूर मिलेगा। लेकिन तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी कामयाबी है। मुझे ये प्लान बनाने के लिए 10 साल लगे हैं, तो ये प्लान नाकाम नहीं हो सकता। और धीरे धीरे नाम्बी उस कैबिन के पानी में ही डूब जाता है। वो मरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कांच तोड़कर बाहर आ जाता है। पीछे पीछे नाम्बी के साथ ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। तहखाने में उन्हें नलिनी भी मिल जाती है। नाम्बी उसकी सांसें चेक करता है तो वो अभी भी जिंदा थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नाम्बी बताता है कि उन लोगों ने आखिरी विक्टिम नलिनी को बचा लिया है और इसे साबित होता है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को केस के बारे में बताता है कि अलगर के जितने भी विक्टिम्स थे सबने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अलगर ने उन्हें मारकर उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाया है, उन्हें इस समाज में वो इज्जत दिलवाई है जिसके वो हकदार थे। आखिर में नाम्बी को अलगर के घर से उसकी क्राइम स्टोरी आर्यन की फाइनल ड्राफ्ट फाइल मिल जाती है, जिसे पढ़कर नाम्बी भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें अलगर ने लिखा था कि 6 साल पहले जब नाम्बी ने कोडाई कनाल का सीरियल मर्डर केस सॉल्व किया था, अलगर तभी से उसका पीछा कर रहा था। उसका आखिरी विक्टिम सिर्फ नलिनी नहीं, नलिनी और नाम्बी दोनों में से कोई एक ही था। तो ये थी आर्यन, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जहां कातिल मरने के बाद भी जीत गया। लेकिन क्या सच में कोई क्राइम इतना परफेक्ट हो सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, और अगर ऐसी और थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।